Shall we start? Yes, sir. Okay. So today what we are going to understand is engineering services. देखो हम पहले कॉमन सेंस की बात करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो है नॉर्मल चीजें जो है आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या क्या होगा, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ क्या क्या होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज में, क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले तो BME आ जाएगा, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया। सो हॉस्पिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक अलग सा पार्ट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और दूसरा सर दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी से जो भी काम होता है, मतलब वेरी गुड। सो इलेक्ट्रिक, हाँ, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से रिलेटेड है काम, ठीक है। और क्या होता है बताइए सर। ऑक्सीजन जनरेशन वो हम डिस्कशन कर चुके हैं, बट वैसे ही हाँ बिल्कुल सही है, वो पार्ट है इंजीनियरिंग का ही, ठीक है। उसको हम MGPS सिस्टम बोलते हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। चलो, और ये भी हो गया एक, और बताओ। एक है हमारा सिविल वर्क्स। सिविल वर्क्स जैसे कहीं दीवार बनानी है, कहीं पे पेंट झड़ गया, पेंट करना है, ये हो गया सिविल वर्क्स में आएगा, ठीक है। एक हो गया प्लम्बिंग, प्लम्बिंग का काम, ठीक है, कि भाई कहीं पानी टैप लीक कर रहा है, पानी ब्लॉक हो गया, वॉशरूम ब्लॉक हो गया, जैम हो गया, तो उसको क्लियर करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। एक वो वाला डिपार्टमेंट हो गया। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि, सॉरी, HVAC हाँ HVAC भी आता है, अभी मैं बोल रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। हीटिंग वेंटिलेशन AC का सिस्टम जो है, ये भी हॉस्पिटल में एक अलग डिपार्टमेंट होता है, HVAC सिस्टम। वो भी वो कौन देखता है, इंजीनियरिंग वाला ही देखता है, ठीक है। और कुछ एनीथिंग एल्स व्हिच इज लेफ्ट। सर फायर से रिलेटेड जो होता है, फायर से रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड क्या होता है, फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो चीजें होती है वो अधिकतर सिक्योरिटी ऑफ द हॉस्पिटल देखता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग, हाँ, फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो एक बार सिविल वर्क्स में आ जाते हैं, प्लम्बिंग में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब वो जॉइंटली देखा जाता है, लेकिन प्राइमरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की होती है, ओके। ठीक है। और कुछ एनीथिंग एल्स। सो अब क्या है, हमें इसी के लेवल पर, इसी के ऊपर, इसी के अराउंड बात करनी है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, MGPS सिस्टम हमने पूरा समझ ही लिया है प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो तो उसको तो हम अलग कर देते हैं। अब आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सर्विस। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए क्या होगा, एक बायोमेडिकल हेड, बायोमेडिकल इंजीनियर होगा, जो मेन बायोमेडिकल इंजीनियर होगा, जो रेगुलरली, जिसका काम क्या होगा, रेगुलरली सारे इक्विपमेंट्स को रेगुलरली चेक करना, उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना, उनकी क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करना, कंपनी जो है, कंपनी से रेगुलरली लाइजनिंग करना, कंपनी से, वेंडर से, कि भी आप ये ठीक करा दो, मतलब अगर खराब हो जाए तो, ठीक है, कोई इक्विपमेंट खराब हो जाए तो उसको ठीक करा दो, ठीक है। रेगुलरली कैलिब्रेशन करना, जितनी भी मशीन है हॉस्पिटल में, बायोमेडिकल की जो मशीन है, रेगुलरली इनकी कैलिब्रेशन करना, ये बायोमेडिकल इंजीनियर के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब कोई भी हॉस्पिटल में ऐसा इक्विपमेंट जो कि पेशेंट केयर में यूज होता है, वो खराब होता है, या उसको खरीदना है, या उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, या उसकी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है, या उसकी कैलिब्रेशन है, कुछ भी होता है, विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आजकल हमारा हॉस्पिटल इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स। एक कमरे में जाएंगे, एक रूम के अंदर जाएंगे, वहां 10 बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है। कहीं पैरामोनिटर लगा हुआ है, जो बेड है, बेड इटसेल्फ इज अ बायोमेडिकल इक्विपमेंट एक तरह से। क्यों? क्योंकि वो अलग तरीके से ही चलता है। कॉलवेल है, कॉलवेल सिस्टम पूरा बायोमेडिकल डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। जैसे मतलब और क्या हो गया, ग्लूकोमीटर की मशीन हो गई, BP अपरेटस हो गया,
ये सारा क्या है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिलकर। बेड हेड पैनल हो गया, पैनल के अंदर जो ऑक्सीजन आउटलेट है वो भी बायोमेडिकल इंजीनियर और एमजीपीएस डिपार्टमेंट दोनों मिलकर दे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ, जो कि है वाटर सप्लाई। अब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, कहीं पे पानी लीक हो जाए, पानी ड्रेन हो जाए, पानी ना आए, ठीक है, तो इसको कौन देखेगा, प्लम्बिंग डिपार्टमेंट, जो कि वाटर सप्लाई को देखता है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, किसी हॉस्पिटल में बोरवेल सिस्टम से पानी निकाला जाता है, वाटर लेवल को जाता है, या एमसीडी की सप्लाई आती है, या वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सप्लाई आती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, पानी के बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े टैंक्स को भर के रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर वाटर सप्लाई 24/7 होना चाहिए। ठीक है, अगर वाटर सप्लाई रुक जाएगा, सो इट विल क्रिएट अ chaos इन द हॉस्पिटल। ठीक है, कहीं पानी ब्लॉक हो जाएगा, कहीं देयर आर सेवरल थिंग्स। बहुत बार क्या होता है, पानी का कोई पाइप फट गया, इट हैपेंस वेरी वेरी नॉर्मली, फट गया पाइप, पानी पानी हो गया सर। ठीक है, सो उसको क्लीनिंग कराना, उसकी फिक्सिंग कराना, ये किसका काम है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, एंड फिक्स करना किसका काम है, ये है हमारा प्लम्बिंग वाले डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज का। ठीक है, अब ये इसमें देखना है कि हमारा पर बेड वाटर सप्लाई कितना होता है, कितना पानी हमें डेली चाहिए, डेली कंजम्पशन कितनी है हमारी, ये सब मेट्रिक्स यूज किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि पानी की सप्लाई कितनी है, कितना हमें यूज करना चाहिए, कितना हम यूज कर रहे हैं, कितना आइडियल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड पावर सप्लाई। एक सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। आई होप आपको रिमेंबर होगा, आज से अप्रोक्सीमेटली 10 साल पहले की बात है, जब पूरे नॉर्थ इंडिया में ब्लैकआउट हो गया था, पूरे नॉर्थ इंडिया में सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चली यस पूरे सर। नॉर्थ इंडिया में। और तो ऐसे टाइम पे हॉस्पिटल्स कैसे चले थे, हॉस्पिटल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स कैसे चले थे, तो उनके पास में हमेशा हमेशा एक डीजी सेट होता है, डीजल जनरेटर सेट होता है। ठीक है, वो हमेशा रेगुलर सप्लाई को इंश्योर करता है। ठीक है, अब ये भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो डीजी सेट होता है कि भाई लाइट चली गई, चल जाने के बाद में एक ऐसी सप्लाई जो कि 2 मिनट का झटका बर्दाश्त कर सकती है, मतलब विद इन 2 मिनट्स हम उसको ऑन करके चला लेंगे। और एक ऐसी सप्लाई जो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, जैसे वेंटिलेटर, पता चला पेशेंट, लाइट चली गई, पेशेंट का वेंटिलेटर बंद हो गया और पेशेंट। ठीक है, सो ये तो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है ये तो, वेंटिलेटर तो अगर अगर नहीं चलेगा वेंटिलेटर एंड ऑल। ठीक है, सो इसमें क्या किया जाता है फिर हमारा, ऐसे केस में डीजल जनरेटर जो है एक रेगुलरली एक यूपीएस, सॉरी, मतलब जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे क्रिटिकल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, वहां पे यूपीएस लगते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है। और ऐसे एरिया जहाँ पे की क्रिटिकल एरियाज नहीं है, वहां पर 2 मिनट के गैप में आ जाएगी। कोई पेशेंट वार्ड में एडमिटेड है, ठीक है, और वार्ड में एडमिटेड है तो कोई इशू नहीं है, अगर 1-2 मिनट के लिए लाइट चली जाती है तो पेशेंट को मैनेज किया जा सकता है, इतने में लाइट आ। अब इसमें यही वाली बात आती है कि कितना लोड चाहिए, कितना पावर का लोड चाहिए हमको। ठीक है, कितने डीजी सेट्स रखने चाहिए हमको, कितना हमें स्टोरेज करनी पड़ेगी फ्यूल की, कितना फ्यूल, ताकि हम इस प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम को दोबारा ना हो। ठीक है, इस चीज को हम इंश्योर कर सकें। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें देखनी है। इज दिस ओके विद एवरीवन? सो ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कई बार क्या होता है, कई पावर जो है ऑफ कट ऑफ हो जाता है, ऑटो कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पावर का ऑटो कट ऑफ हो जाता है, तो पावर को रिस्टोर करना किसका काम है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाले डिपार्टमेंट का काम है।
ठीक है। यस तो सर। ये हमारा इन ब्रीफ काम हो गया हमारा किसका, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाले डिपार्टमेंट। ठीक है, और कौन सा डिपार्टमेंट बच गया, वाटर प्लम्बिंग हो गया, एचवैक सिस्टम। एचवैक सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि क्या होता है कि जैसे स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा बदलता है। जैसे जब सर्दी में ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ऐसे में हमें हमें जो है एसी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और अगर गर्मियों की बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो एसी का टेम्परेचर हमें कम करना पड़ता है। ठीक है, तो जितना इसमें वेरिएशंस होती हैं उस हिसाब से किया जाता है। नाम इसका एचवैक सिस्टम दिया गया, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। लेकिन क्या होता है, ये जो नाम आया है ये वेस्टर्न कंट्री से आया, यूरोपियन कंट्री। ठीक है, सो क्योंकि हमारे यहाँ पे हीटिंग सिस्टम जो है बहुत ही मिनिमल टाइम के लिए होता है, आई थिंक हार्डली शायद 10-15 दिन या 20 दिन या 1 महीना मैक्सिमम, इससे ज्यादा यूज नहीं होता। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पे मेजरली हीटिंग सिस्टम ही चलता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग वेंटिलेशन कि भाई वेंटिलेशन सारा देखता है ये प्रॉपर, क्योंकि वेंटिलेशन फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए। और वेंटिलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की हीलिंग अफेक्ट हो। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा यूज होता है बजाय कि एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, इज एयर क्वालिटी। Now there is a concept which is called IAQ, indoor air quality. Indoor air quality मतलब अंदर जो है जो एरिया है वहां की एयर क्वालिटी क्या है। इंडोर एयर क्वालिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए भी बन जाता है, इंडोर एयर क्वालिटी, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए ऐसे ऐसे मेट्रिक यूज किए जाते हैं ताकि हम अंदर की एयर क्वालिटी को लुक फॉरवर्ड कर सके और उसको हम प्रॉपरली एयर कंडीशन के थ्रू फिल्ट्रेशन हेपा फिल्टर्स लगा के, ताकि हम इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि पेशेंट कोई बाहर से आया है, ठीक है, तो वो अगर हॉस्पिटल में जाएगा और वहां पे उसको पोल्यूटेड एयर लेनी पड़ेगी तो वो ठीक होने के बजाय और क्या हो जाएगा, और बीमार हो जाएगा। ठीक है, सो मेजरली एचवैक सिस्टम का यही काम है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहा था कि एयर कंडीशन का, मैं आपसे पूछता हूँ, चलो कॉमन सेंस से मुझे ये बताओ, एसी डिपार्टमेंट जो है, एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट जो है, उनका काम कौन से टाइम में सबसे ज्यादा होता है? सर्दी में, गर्मी में, या फिर बरसात में, या फिर समर में। आप एनीवन एल्स? तो गर्मियों में ही होता होगा। अच्छा, कॉमन सेंस की बात यह है कि उनका काम सबसे ज्यादा गर्मियों में नहीं होता, सबसे ज्यादा बरसात में होता है। देखो वहां 3 प्रॉब्लम्स आती है। देखो ये एंटिसिपेटेड होना चाहिए आपको। पहली बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जरा सी बरसात हुई, मौसम ठंडा हो गया, एकदम से एसी टेम्परेचर डाउन हुआ, एसी ऑलरेडी डाउन है तो एसी का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, 2 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी हो गई, गर्मी होके एकदम से टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है इस टाइम पर, तो सबसे ज्यादा वाटर लीकेज के चांसेस सबसे ज्यादा इसी टाइम पर, हर जगह। मतलब बरसात के टाइम पे नॉर्मल वाटर लीकेज भी होती है हॉस्पिटल में, ठीक है, और इसके थ्रू भी वाटर लीकेज होती है। ठीक है, और ये बहुत कॉमन फिनोमेना है जो हर हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस किया जाता है। पानी आ रहा है, आप जिस भी हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हो, ये बरसात के दिनों में नॉर्मल पानी भी आता है और पानी जो एसी से टपकता है वो भी आता है। तो क्या होता है, एसी के मेंटेनेंस वालों का सबसे ज्यादा काम होता है बरसात में। क्यों? क्योंकि जरा सी बारिश पड़ी तो ठंडा हो गया मौसम, तो एसी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। जरा सी बारिश हुई और 2 दिन बारिश नहीं हुई तो एसी का
ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एसी का टेम्परेचर कम करना पड़ता है, बिकॉज एनवायरमेंट में इतनी ह्यूमिडिटी होती है और उससे एसी वाटर लीकेज जो होती है, जो नॉर्मल जो लीकेज होती है वो भी वैसे एसी से जो पानी निकलता है वो भी इंक्रीज हो जाता है और उससे बहुत बार चांसेस होते हैं पानी का वाटर ट्रिपिंग के चांसेस। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर। सर ठीक है, हाँ जी। सर ये आपका स्लाइड जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है मेरे में। नहीं मैंने अभी चेंज किया ही नहीं है ब्रदर। ओके ओके मैं अभी ना ओवरऑल बता रहा था आपको, ओवरऑल Okay. चीजें बता रहा था। अब इस स्लाइड से पढ़ेंगे हम, ठीक है। मेजर इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या चीजें होती है हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अभी इसको कम देख लेंगे। Engineering services are perhaps the most vital of the utility services in the hospital. The efficiency of the entire patient care system of the hospital depends on their efficiency. Even the slightest breakdown of power supply system, information system, communication system, or malfunctioning of the vital equipment can have catastrophic effects. ये बात हम कर ही चुके हैं। बेसिक इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे सिविल वर्क्स, लैंड प्रोक्योरमेंट की भाई जमीन खरीदनी है, जमीन को डेवलप करना है, बिल्डिंग करनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, वेंटिलेशन करना है, लाइटनिंग देखनी है, वाटर सप्लाई देखनी है, लिफ्ट देखनी है, एलिवेटर देखनी है, कन्वेयर बेल्ट्स, हॉस्पिटल रोड्स, गार्डन, पार्क्स, ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल ट्रैफिक एंड पार्किंग लॉट्स, ये सारे सिविल वर्क्स में आ जाएगा। वाटर सप्लाई, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कितना है, कितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड, नंबर ऑफ बेड्स जिसके की 100 से ज्यादा नहीं हो रहे उनका 340 लीटर पर बेड पर डे, पर हेड पर डे, राइट। और अगर जिनके 100 से ज्यादा है बेड्स तो उनका 450 लीटर पर हेड पर डे हो जाता है, ठीक है। नर्सेज और मेडिकल स्टाफ क्वार्टर्स अगर होता है तो उसके लिए 135 लीटर पर हेड पर डे। मिनिमम हॉट वाटर रिक्वायर 45 लीटर्स पर हेड पर डे, राइट। इलेक्ट्रिसिटी हमें देखना है नेचर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, सोर्स क्या क्या है, जैसे डीजी सेट हो गया, एक ग्रिड सप्लाई हो गया, तो इसको देखना है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हमें अलग अलग जगह एमसीबी लगाने पड़ते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक स्टैंड बाय जनरेटर, सोलर सिस्टम इन्वेंटर्स। कई लोग सोलर सिस्टम भी यूज करते हैं, छतों पे लगा लेते हैं और उससे भी एक छोटे लेवल पे हमें बिजली मिलती रहती है। लोड असेसमेंट करना कि भाई कितना लोड एक इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल 100 बेडेड का है, 200 बेडेड का है, 400 बेडेड का है, तो कितना लोड असेसमेंट, लोड डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। लाइटनिंग, कितना लाइटनिंग चाहिए, कितनी एयर कंडीशनिंग, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स हॉस्पिटल के अंदर भी लगे रहते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग रूम कॉम्प्लेक्स के लिए एक बहुत अलग सप्लाई होती है पूरे हॉस्पिटल से। क्यों? क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया है। इनफैक्ट नॉट ओनली ऑपरेटिंग रूम, आईसीयूज के लिए भी पैरेलली, क्योंकि उनकी सप्लाई किसी भी सूरत में कट ऑफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, क्रिटिकल एरिया। सप्लाई ऑफ स्टीम, हॉट वाटर, स्टीम बॉयलर्स, स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बॉयलर फीड वाटर, मेडिकल गैसेस के लिए हमने बात कर लिया था, गैस प्लांट, स्टोरेज प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ गैसेस, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। So, इसका क्या है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल टू एंश्योर ऑप्टिमल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब क्या कि भाई डेली के कामकाज में हम एफिशिएंसी लेके आए। जैसे अगर हॉस्पिटल के अंदर अच्छी सनलाइट आएगी तो उतना ही हमें कम क्या है, हमारा बिजली का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिन में लाइट जलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि लाइट बहुत मतलब बाहर से सनलाइट आ रही है दिन में। रात में क्या है, रात में तो ऑब्वियसली यूज होंगी, पर दिन का एक हमें अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाए। सो इसीलिए जब बिल्डिंग का डिजाइन किया जाता है तो इस तरह से देखा जाता है कि हर रूम में सनलाइट रहे, ताकि क्या है लोगों को कम यूज करना पड़े लाइट, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप आजकल के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी देखें, अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, जो टावर्स होते हैं बड़े बड़े, इनमें क्या है,
आजकल अगर आप देखेंगे तो उन फ्लैट्स में जितने भी रूम्स होते हैं वो बनाते ही इस तरह से हैं कि सब में कहीं ना कहीं से लाइट आए, ठीक है। दे एंश्योर कि हर जगह लाइट आए और लाइट रहे वहां, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो इस तरह से क्या होती है, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है। पानी का क्या है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो भी ड्रेनेज का वाटर होता है, ड्रेनेज वाला वाटर होता है, उसको अलग से स्टोर करके उस वाटर को रीयूज किया जाता है फ्लश में। जैसे आपने हाथ धोया पानी से, ठीक है, वो जो हाथ धुला हुआ था पानी, उस पानी का हम रीयूज करते हैं फ्लश में, ठीक है। सो ऐसे करके कई सारी चीज को लाने के लिए हम ऐसी चीजें करते हैं ताकि क्या है, इससे इससे ओवरऑल क्या है, हमारा खर्चा कम हो। इज दिस क्लियर? ओके, यस सर। ये भी देखना है हमको कि भाई इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सॉरी, जो हॉस्पिटल का इंजीनियरिंग सिस्टम है वो इस तरह से हो कि पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर हो। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, सो पेशेंट की सेफ्टी कैसे इंश्योर देखी जाएगी कि भाई जहां पर सपोज करो कोई पेशेंट है, उसको उसके साथ में कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, ठीक है, और सडनली लाइट फ्लक्चुएट हुई बहुत जोर से, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई ज्यादा हुई और वो इलेक्ट्रिकल बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द लाइट, जो ग्रिड सप्लाई है उसमें इतना फ्लक्चुएशन हुआ जिससे कि क्या है, वो इक्विपमेंट क्या हो गया, खराब हो गया सडनली। और बिकॉज वो इक्विपमेंट खराब हो गया तो वो जो पेशेंट उस इक्विपमेंट के साथ अटैच था उसको एडवर्स इफेक्ट होने लगे, ठीक है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे मेरे एक फ्रेंड है, उसके हॉस्पिटल में क्या हुआ, मतलब ही वाज शेयरिंग दैट एग्जांपल विद मी। तो ही टोल्ड मी कि एक पेशेंट बेड पे लेटा हुआ था एंड वो कॉन्स्टेंटली ये बात बोल रहा था, मुझे कभी कभी बेड पे लेटने में करंट लग रहा है, हल्का सा करंट लग रहा है, हल्का सा करंट लग रहा है, ठीक है। तो अटेंडेंट ने देखा कहीं पर कि वो टच करके देखा तो उसको कहीं करंट नहीं लगा, फायदे में की बात है। अब वो इतना मिनिमल क्वांटिटी में था कि अटेंडेंट उसको मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि पेशेंट उस बेड पे सारा टाइम बैठा हुआ था, वो बार बार बोला जाता करंट लग रहा है, करंट लग रहा है, करंट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले को बुलाया, उसने भी बोला कि सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर जब वो बार बार पेशेंट इस बात की कंप्लेन कर रहा था तो फिर उस जो जो बेड का वेंडर है उसको बुलाया और कंपनी से कि सेइंग कि यहाँ पे दिक्कत आ रही, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या था कि जो बेड की जो इंटरनल जो वायरिंग थी, दे वर गेटिंग शॉर्ट सर्किटेड and because of that a very minimal amount of current was kept flowing and it could have a devastating impact. Later on the vendor said कि ये तो पेशेंट को इतना जबरदस्त करंट लग सकता था, ठीक है, और अगर ये कुछ टाइम में हम इसको नहीं करते सॉल्व तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो ये देखो अब हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि भाई हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं था, ठीक है, हमने उसको ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इससे क्या हुआ, पेशेंट की जान भी जा सकती थी भाई। तो सेफ्टी और रिस्क भी रिड्यूस करना है हमें, ये दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल पेशेंट की जान बचाने के लिए है, ना कि उन्हें मारने के लिए। ये तो हम सब वी ऑल विल एग्री विद दिस। ओके, तो फंक्शंस ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखो एक बड़ा हॉस्पिटल में सारा मतलब रोज रोज किसी ना किसी एरिया की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रही है रोज। मतलब मेदांता जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे वहां तो मतलब अब हमारे जैसे हॉस्पिटल में रोज कम से कम 15-20 जगह की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। जब तक यहाँ की होती है फिर 1 महीने बाद इसका फिर से नंबर आता है, मतलब ऐसे रेगुलरली चलती ही रहती है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बिकॉज टू प्रिवेंट कि भाई मतलब कोई भी ऐसा ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े जिससे कि इश्यू हो, ठीक है।
जैसे HVAC सिस्टम को रेगुलरली क्लीन करते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को रेगुलरली चेक करते रहते हैं, इसका रजिस्टर भी मेंटेन होता है। Ensuring that all facilities, systems and services under the scope of engineering services are well maintained and kept in a state of optimum operational efficiency. Maintaining an up-to-date inventory of all the equipment available, जितने भी इनके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है उनकी लिस्ट बना के रखना, किसका कब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुआ, कब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, पूरा उसका चिट्ठा रखना। Maintaining an up-to-date history sheet for each and every equipment unit in the hospital. आजकल क्या है, एक नया सिस्टम चल गया है कि ना हॉस्पिटल के अंदर क्या करते हैं, जो भी नया इक्विपमेंट आता है उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं, टैग, और वो इक्विपमेंट जो है टैग से हॉस्पिटल के आईटी सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। पूरे हॉस्पिटल में अगर वो मूवेबल है, अगर कहीं भी मूव कर रहा है तो पता चल जाता है, और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे पास में इतने इक्विपमेंट्स हैं और ये इक्विपमेंट यहाँ है, ये इक्विपमेंट वहां है। आजकल टैगिंग सिस्टम होता है, क्यूआर कोड लगा देते हैं उसके, ठीक है। Anticipating the requirement of commonly required spares and arranging for their adequate stocking. जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं उनको उनके एंटिसिपेट करना कि भाई कोई अगर इक्विपमेंट खराब हो गया तो इसको बोलते हैं स्पेयर पार्ट प्लानिंग। पहले से प्लानिंग करके रखना कि भैया इधर इसका ये स्पेयर पार्ट खराब हो जाएगा तो मुझे कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कितनी देर में आ जाएगा, एंड ऑल दैट। Ensuring that breakdown maintenance is prompt enough to ensure uninterrupted services, कि भाई breakdown maintenance immediately हो जाए। Ensuring that facility services coming under the scope are safe and hazard free. जो भी facility services हो रही है वो safe और hazard free होना चाहिए। Ensuring that the facilities service under their scope are in compliance with the relevant legal provisions, जितने भी legal provisions हैं उनसे उनके कंप्लायंस में होना चाहिए हमारा फैसिलिटीज। Ensuring that the facility services cover provided under the scope of responsibility conducive of efficient and high patient quality, it's self-explanatory. Ensuring timely action of renewal of maintenance contract, insurance cover of the facilities and equipment under their purview. देखो क्या होता है, बहुत सारे जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनका हॉस्पिटल क्या करता है, उनका अपना इंश्योरेंस भी लेता है। वैसे कोई भी इक्विपमेंट जब खरीदता है कोई भी पेशेंट, कोई भी हॉस्पिटल, तो उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है कि ये खरीदना चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए या पेपर सर्विस के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे पेट स्कैन ऐसी मशीन है तो हमें मशीन को खरीदना चाहिए 10 करोड़ रुपए लगा के, या फिर हम मशीन को हमें रेंट पे लेना चाहिए कि हर महीने हम इसका 5 लाख रुपए रेंट देंगे आपको, या फिर उसको पेपर सर्विस, मतलब कोई भी वेंडर आके लगा जाएगा उसको, और जितने भी हम करेंगे सर, जितना भी हम पेट स्कैन करेंगे, अगर सपोज करो एक दिन में 10 पेट स्कैन की, तो अगर 20,000 रुपए का पेट स्कैन है तो 5,000 रुपए हॉस्पिटल रख लिए और 15,000 रुपए उस कंपनी में रख लिए, ठीक है। तो ये ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, मतलब कैसा भी करके अरेंजमेंट हो सकता है। ये कुछ अरेंजमेंट्स हैं। अब क्या होता है, अगर हम खरीदते हैं तो उनका हम इंश्योरेंस भी करा लेते हैं कि इन केस अगर खराब हो जाए, 10 करोड़ की मशीन का हमारे साथ में दिक्कत हो जाए, कुछ जल जाए, कुछ हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो क्या होता है रेगुलरली इंश्योरेंस करा के, ताकि अपना कोई बड़ा नुकसान ना हो। और इनके जैसे सपोज करो एकदम से पेट स्कैन की मशीन में आग लग गई, और वो आग इसलिए नहीं लगी कि भाई मशीन खराब थी, वो आग इसलिए लगी कि एडजॉइनिंग एरियाज में आग लग गई, इस वजह से आग लग के वो सारी मशीन जल गई। अब 10 करोड़ का नुकसान होगा भाई, कुछ छोटा मोटा नुकसान तो है नहीं, 10 करोड़ तो बहुत होता है। तो 10 करोड़ के नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। और ऐसे जितने भी क्रिटिकल तो नहीं बोलूंगा, ऐसे जितने भी एक्सपेंसिव हाई वैल्यू इक्विपमेंट होते हैं उन सबके साथ में ये किया जाता है। Ensuring that services under their scope are provided at the minimum possible operating cost, playing an active role in successful planning and implementation of the equipment audit program. Regularly हर इक्विपमेंट की ऑडिट की जानी चाहिए। ऑडिट मतलब रेगुलरली चेक किया जाना चाहिए कि ये इक्विपमेंट कितने का है, कितना इसका इफेक्टिव एफिशिएंसी है, ठीक है।
और कितना इसने काम किया है, इसका सब कुछ मतलब इस तरह से ऑडिट किया जाता है, उसको चेक बैक किया जाता है प्रॉपर। Advising the management about the most cost-effective ways of managing the facility services under their purview, saving of energy, water, purchase of equipment with low life cycles and cost high efficiency. ये सबको ध्यान में रखा जाता है। अब प्रोग्राम ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ रेगुलरली ट्रेन करना चाहिए। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस। जैसे कैसे जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रेगुलरली ट्रेन करना चाहिए कि कब कैसे कोई भी इक्विपमेंट है उसको किस तरह से यूज करना है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या कुछ भी है उसको, उसके लिए क्या क्या क्वालिटी मेजरमेंट, क्वालिटी सिस्टम हमें एस्टैब्लिश करना है, उन सबको रेगुलरली बताना चाहिए किसको, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, एंड यूजर्स। सो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहाँ होता है? ग्राउंड फ्लोर इज नॉट अ प्राइम एरिया, मतलब बेसिकली यूजुअली बेसमेंट्स में होते हैं ये, ठीक है। अवे फ्रॉम पेशेंट केयर एरिया, कन्वीनियंट मूवमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट, 3 important functional areas: administrative area, shop area and mechanical equipment area. क्या क्या होना चाहिए? एक ऑफिस रूम होना चाहिए, एक स्टोरेज रूम फॉर स्पेयर पार्ट्स होना चाहिए, वर्कशॉप एरिया होना चाहिए जहाँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग का रिपेयर का काम कर सके, अ सेपरेट रूम विंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग से होना चाहिए, डस्ट प्रूफ एंक्लोजर होना चाहिए। स्टाफिंग में क्या क्या है? चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, इंजीनियर क्लिनिकल का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, मैकेनिकल का होना चाहिए, प्लांट ऑपरेशन, सिविल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, कारपेंटर, बॉयलर ऑपरेटर, प्लम्बर, हेल्पर, ये सब होना चाहिए। Department should have always all the tools and equipment necessary for monitoring, maintenance and repair of the services facility under the responsibility. Computer terminals should be provided as on an as required basis or for the efficient maintenance of records. अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आउटसोर्स होना चाहिए या हॉस्पिटल में इनसोर्स होना, मतलब हॉस्पिटल इन हाउस होना चाहिए? इन हाउस होना चाहिए सर, रीजन? because every time there are challenges which whatever it comes for any technical issue or any technical glitch, okay, that will be, you know, like the quick services will be easily available rather तो than मैं क्या काम करूंगा, मैं एक इंजीनियरिंग सर्विस वाले को बोलूंगा, कॉल करूंगा, उसको बोलूंगा मेरे को 24/7 लोग चाहिए, मतलब आप लोग ये सारा काम आप करेंगे लेकिन 24/7 आप मेरे हॉस्पिटल में रहेंगे। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ उनको, आपका काम है हर वक्त कोई इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, सब आपका काम है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ। तो फिर आउटसोर्स क्यों, इन हाउस ही क्यों होना चाहिए, आउटसोर्स क्यों नहीं? In-house will be prompt action can be taken ना, if any प्रॉम्प्ट एक्शन तो आउटसोर्स, देखो हाउसकीपिंग होता है यूजुअली हर हॉस्पिटल में, हाउसकीपिंग इज आल्सो आउटसोर्स्ड, ठीक है, लेकिन उनके बंदे तो हर वक्त ही रहते हैं हॉस्पिटल में। हाउसकीपिंग किसी भी टाइम हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का कितने सारे हाउसकीपिंग के वो लोग होते हैं, हम तो करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात? आप तो जैसे हाउसकीपिंग वाले भी तो प्रॉम्प्ट काम करते हैं। भाई पानी गिर जाए तो वो थोड़ा है कि भाई मतलब पानी साफ नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, बट लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्लीज सर मुझे ये लगता है इन माय ओपिनियन कि अगर आपके हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि हर वक्त कोई ना कोई मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर हम लोग इन हाउस रखते हैं बीएमई तो ठीक होगा। लेकिन अगर हम लोग का हॉस्पिटल छोटा है, कम इक्विपमेंट्स हैं, तो आउटसोर्स करवा सकते हैं। और आउटसोर्स करवाने का ये एक और फायदा ये है कि हम लोग डिपेंडिंग ऑन द बेड ऑफ द को नहीं देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग वो लोग खुद देंगे अगर कोई नया इक्विपमेंट आता है मार्केट में तो। वेरी गुड। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका हॉस्पिटल में बेड स्ट्रेंथ कितनी है। अगर कोई छोटा सा हॉस्पिटल 10 बेडेड हॉस्पिटल है, ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि मैं अपने पास में इतना सारा झंझट क्यों पाल के रखूं, इससे बेहतर है मैं किसी एक आदमी को हायर कर लेता हूँ, वो इलेक्ट्रिशियन भी देख लेगा, प्लम्बिंग भी देख लेगा, ये भी देख लेगा, वो भी देख लेगा, वो भी देख लेगा। लेकिन जब बड़ा हॉस्पिटल है तो मेरे को रेगुलर सर्विस के लिए, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हॉस्पिटल प्लानिंग
जैसे सपोज करो मेरा हॉस्पिटल है, मेरे को नया कुछ प्लान करना है, जस्ट अ सेकंड जी प्लीज। हाँ जी, सो ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल की बेड स्ट्रेंथ कितनी है, और अगर बेड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इट्स बेटर टू हैव एन इन हाउस सिस्टम ऑफ engineering services, because engineering service has become integral to the hospital। वो हॉस्पिटल के साथ इंटीग्रल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग जो है, फ्यूचर एक्सपेंशन की प्लानिंग जो है, वो सिविल डिपार्टमेंट के साथ ही होती है। ठीक है, सो ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली हॉस्पिटल की एक्सपेंशन में और इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनके लिए हमें एक आउटसोर्स नहीं, हमें इन हाउस होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां तक बात है छोटे हॉस्पिटल्स की, छोटे हॉस्पिटल्स में इट इज एडवाइजेबल, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इतने सारे लोगों को। समझ में आ गया? एक 50 बेड का हॉस्पिटल है, अगर वहां पे एक इलेक्ट्रीशियन को रखना पड़े, एक प्लम्बर को रखना पड़े, एक कारपेंटर को रखना पड़े, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा उनके लिए। देखो बजट एक बात और कंस्ट्रेंट वाली बात है। बजट कंस्ट्रेंट्स वाली बात आती है। ठीक है, और फिर उसमें क्या है कि वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे क्या है कि अगर पूरे हॉस्पिटल में महीने में 2 बार भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, 1 बार भी हो गया, तो दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, बाकी जब ब्रेकडाउन हो तो ने बुला लिया। ठीक है, चले। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, ये कंप्यूटर टर्मिनल्स जो हैं, ये कौन देखेगा इसको? बायोमेडिकल डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट? बताओ। कंप्यूटर टर्मिनल्स हाँ जी, हाँ जी, सही, तो आईटी वाला देखेगा। आईटी वाले ने हाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हाँ भी जी, देखेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेजरली ये आईटी डिपार्टमेंट देखेगा, बट अगर इसका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, सप्लाई से हाँ, रिलेटेड चीज है, देन इट तो वुड बी सीन इंजीनियरिंग बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए। Quality, often the delay in repairing and restoring the equipment is due to the delay of the purchasing in the spare parts. This delay can be eliminated by carefully planning and maintaining the inventory of the spares. Whenever an equipment is purchased, a list of commonly required spares should be prepared in consultation with the supplier, and the spares should be added to the inventory। मतलब ये कह रहे, I think self explanatory है कि सब अधिकतर दिक्कत होती है स्पेयर पार्ट नहीं है। ऐसा कितनी बार होता है, कितनी बार, मतलब हर हॉस्पिटल में होता है कि कोई मशीन खराब हो गई है, उसका स्पेयर पार्ट नहीं है, और वो 3 दिन बाद आएगा। जैसे सीटी स्कैन की मशीन खराब हो गई, पेट स्कैन की मशीन खराब हो गई, और बिकॉज उनकी पेट स्कैन की मशीन खराब हो गई, मतलब अगर वो 2 दिन भी अगर वो नहीं चली, तो आप ये लगा लीजिए कम से कम 10-15-20 लाख का नुकसान हो गया हॉस्पिटल का, बहुत आराम से, 2-3 दिन भी अगर नहीं चली। So engineering service is one of the single department on which depends the efficiency of, ठीक है, even though it is a department that generally doesn't come in limelight, ठीक है, क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, ठीक है, पास की बातें हैं सारी पढ़ लेना, ये रेफरेंस के लिए आपके। ये रेगुलरली एक्सपेक्टेशन उनकी क्या है? रेगुलर पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, लाइटिंग, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, नॉइज एंड ऑर्डर लेवल, ये सब नॉर्मल विद इन लिमिट्स होना चाहिए। Failure of these services is not the cause of any untoward effect or the treatment chances of recovery. The atmosphere should be able to provide them an atmosphere like a home atmosphere. The service optimize the comfort level of the patient, that the services are adequate enough to support। ये सब रेफरेंस के लिए आप पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें ना। रेगुलेटरी, हाँ, अब एक मैं छोटी सी मैं आपके साथ में एक्सरसाइज करना चाहूंगा, बिकॉज ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग
डिपार्टमेंट से बहुत रिलेटेड होता है। ये आप ना पढ़ लेना अपने आप से, ये कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, ये आराम से आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे ना एक छोटा सा ये करना चाहता हूँ कि कोई इक्विपमेंट को हमें खरीदना चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए या पेपर सर्विस करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल से हम करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लेते हैं और हम सब डिस्कशन करेंगे, देन वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर। ठीक है, सो सपोज करो पेट स्कैन की मशीन है, 10 करोड़ की मशीन है। ठीक है, तो मैं एज अ हॉस्पिटल मुझे वो खरीदना चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए क्या? तो अब आप मतलब क्या सोचा जाएगा, मतलब आप सबसे पहले क्या चीज देखोगे कि हमें रेंट पे लेना है, खरीदना है, उसके लिए क्या 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 आइडेंटिफिकेशन करोगे बीइंग इन द मैनेजर? बताओ। आप बताओ। मतलब रिगार्डिंग सर एक बार फिर से क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन ये है कि आपके पास आपको बोला गया है कि भाई पेट स्कैन को हमें पेट स्कैन को लगाना है। ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप खरीद सकते हो, रेंट पे ले सकते हो और पेपर सर्विस कर सकते हो। तो आप कौन सा इनमें से ऑप्शन चूज करोगे अपने हॉस्पिटल के लिए, और क्यों चूज करोगे? सर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉस्पिटल, अगर मेरा मतलब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सपोज करो मेरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और मेरे हॉस्पिटल में 1000 बेड्स हैं, तो बस 1000 बेड्स है इसलिए मेरे को पेट स्कैन ले लेना चाहिए। इज दिस द पॉइंट दैट यू वांट टू? सर डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स एंड ऑल एवरीथिंग, एंड अगर अब हमारा डिमांड कैसे पता चलेगी मेरे को? गुड, ये पॉइंट है, डिमांड कैसे पता चलेगी कि भाई इस पर्टिकुलर अगर मेरा ऑन्कोलॉजी सर्विसेज है, वेरी गुड वेरी गुड, ऑन्कोलॉजी सर्विसेज है, अगर मेरा ऑन्कोलॉजी सर्विसेज है तो आई कैन थिंक ऑफ हैविंग अ पेट स्कैन फर्स्ट ऑफ ऑल। लेना भी है कि नहीं लेना है, एग्जैक्टली। एक तो ये चीज हो गई। अब ऑन्कोलॉजी सर्विसेज में क्या मेरे को रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? दैट मीन्स कि मेरे पास इतने पेशेंट्स आ रहे हैं और उनको मैं बाहर भेज रहा हूँ कि भाई आप बाहर जाके पेट स्कैन करा लो, तो मैं कितने पेशेंट्स को सर्विस के लिए कह रहा हूँ, बाहर जाके करा लो, हमारे यहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं। ठीक है, ये चीज के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें खरीदना है, रेंट पे लेना है या पेपर सर्विस करना है। सपोज 20 पेशेंट्स पर डे को हम कहते हैं बाहर से जाकर पेट स्कैन करा। ठीक है, अब क्या है, एक पेट स्कैन की जो कीमत होती है, मतलब जो कराने के लिए जो चाहिए होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए का होता है। ठीक है, इसका मतलब एक दिन का रेवेन्यू कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। ठीक है, अब चलो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, एक पेट स्कैन की मशीन है। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते? 10 करोड़ की मशीन खरीदी। ठीक है, 10 करोड़ की मशीन खरीदी, और 10 करोड़ अगर मैं नॉर्मल एफडी में भी डालता तो मेरा जो है पैसा जो है 10 करोड़ कितना होता? 10 करोड़ 8% के हिसाब से भी वो हो जाता, लगभग हो जाता मेरा 80 लाख। 10 करोड़ 80 लाख, अप्रोक्सीमेटली 11 लाख रुपए हो जाते हैं अगर मैं नॉर्मल एफडी में भी डालूं। ठीक है, एक साल के अंदर। अब क्योंकि मेरा जो पेट स्कैन की मशीन अगर मैंने खरीद ली है, 20 पेशेंट पर डे में बाहर भेज रहा हूँ, 20,000 रुपए का है, तो एक दिन में 4 लाख रुपए कमाए जा सकते। लेकिन एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। 365 डेज, तो 52 तो संडे तो हटा ही दो उसमें से, तो अप्रोक्सीमेटली कितना बचा? 313 दिन बचे। -52 डेज। हाँ, -52, 313 दिन होगा। 313 दिन में भी ये है कि पहले साल में भी कम से कम 10-12 दिन खराब होगी ही होगी। तो हम और एन एवरेज मान लेते हैं कि भाई जो मशीन है 300 दिन ऑपरेशनल होगा। 300 भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ। ठीक है, हम दो सिनेरियो लेते हैं, एक वर्स्ट केस सिनेरियो, एक बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो में 200 दिन ऑपरेशनल होगी और बेस्ट केस सिनेरियो में 300 दिन ऑपरेशनल होगी मशीन। ठीक है,
300 दिन तो वैसे भी, इसके अलावा छुट्टियां भी तो होती हैं, मतलब दिवाली की और इसकी और उसकी, तो वो 250 तो वैसे पकड़ ही लो ना होता है। सर। तो 250, हाँ मतलब मैं 200-300 में वो ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा 250 में, इसलिए मैं 200 और 300 ले रहा हूँ, बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। अब अगर मैं 200 वर्स्ट केस सिनेरियो लेता हूँ, तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो यूजुअली हम नहीं लेते। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 200 दिन में हर दिन हमारी कमाई कितनी हो रही है, 4 लाख रुपए, 4 लाख। ठीक है। हर दिन हमारी कमाई हो रही है 4 लाख रुपए, 200 दिन का मतलब कितना हो गया, 8 करोड़ रुपए। कैलकुलेट करके बताओ। 8 करोड़ रुपए। मतलब मैंने एक साल के अंदर मैंने 8 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है। अच्छा, अब 8 करोड़ रुपए मेरी इनकम रेवेन्यू हुआ फ्रॉम पेटस्कैन, ठीक है। और मेरे को क्या है, जो मेरी पेटस्कैन की मशीन है, तो मेरी मशीन कितने की आई है, 10 करोड़ की। 10 उसको करोड़। अगर मैं एफडी में डालता तो वो 11 लाख 1 करोड़ और मिल जाता, लगभग 11 करोड़ रुपए, प्लस प्लस जो स्टाफ लगेगा वहां पे उस एरिया में, ठीक है, वो भी कम से कम उनकी सैलरी जो पूरे साल के जितना भी स्टाफ होगा उसमें रेडियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन वाले सब मिला ले, तो कम से कम नहीं तो 1 करोड़ रुपए तो उनकी सैलरी भी हो जाएगी, ठीक है। प्लस जो बिजली का खर्चा आएगा, बिजली का खर्चा ज्यादा नहीं होगा, मेरे हिसाब से 8-10 लाख रुपए होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपए मान लेते हैं, मतलब एक साल में अगर हम पेट स्कैन खरीदते हैं तो उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 12 करोड़ रुपए हो गया, और हमने अर्निंग कितनी करी, 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़। इसका मतलब मेरा जो ब्रेक इवन आएगा समवेयर अराउंड 1 साल 2-3 महीने के अंदर मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा, 4 महीने 5 महीने के अंदर मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा, मतलब 1.5 साल के अंदर मोर और लेस मेरा ब्रेक इवन आ जाना चाहिए, है ना। सो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? सर अगर 2 साल हम वेट कर रहेंगे तो हमारा जो कॉस्ट मशीन है वो तो आ ही जाएगा। तो अगर उस हिसाब से सोचेंगे लॉन्ग टर्म तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप बिल्कुल रेंटेड। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये डिपेंड करता है कि मेरे पास पेशेंट, ये तो मैंने पेशेंट लिए 20, सपोज करो मेरे पास में सिर्फ 5 ही पेशेंट्स हैं, एक दिन मेरे को हम देख रहे हैं सपोजिटली, ठीक है। तो 5 पेशेंट का मतलब क्या हो गया, 1 लाख रुपए, ठीक है। 200 दिन मतलब 1 लाख मतलब 2 करोड़ रुपए, ऐसे तो कम से कम मेरा 6 साल के अंदर आएगा ब्रेक इवन जाके। तब मैं क्या सोचूंगा, इसको रेंट पे लेने की सोचूंगा कि भाई मतलब मैं इसका रेंट दे दूंगा, मशीन का रेंट भी नहीं, ऐसे में अगर 5 ही पेशेंट तो मैं पे पर सर्विस के हिसाब से दूंगा, पे पर सर्विस, हाँ, ठीक है, पेपर सर्विस है ना। हाँ, क्योंकि 5 तो बहुत ही कम है। अब सपोज करो 10 पेशेंट्स आ रहे हैं डेली, 10 पेशेंट का मतलब 2 लाख रुपए मतलब 4 करोड़ रुपए हम कमा रहे हैं, 4 करोड़ का मैं सोच सकता हूँ मतलब रेंट पे ले सकते हैं, मतलब 2 लाख रुपए में सपोज करो अगर मैंने 1.5 लाख रुपए रेंट के दे दिए उस मशीन के पर मंथ के हिसाब से, 1.5 लाख रुपए का रेंट के दे दिए, तो भी मेरे को 50,000 रुपए बची है ना। अब इसमें But क्या sir, है, एक सिनेरियो, हाँ जी, sir, but like if suppose if we install that PET scan in our hospital, basically what happens like बहुत सारे area, मतलब if we do the survey as well कि वहाँ के एरिया के कैसे कंडीशंस है, फैसिलिटीज कहाँ पे, जैसे मेरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सो लाइक दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज के दूसरे हॉस्पिटल्स के भी मतलब जो रिकमेंडेशंस भी तो हमारे रेफरल्स भी तो हमारे पास आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके लिए ये देखो, इसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया जाता है, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, और भी पर्सपेक्टिव होंगे। हाँ, इस एरिया के अंदर पूरे दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ही पेट स्कैन मशीन, वैसे मैं आपको बता दूं ये बात, पूरे इंडिया के अंदर हार्डली 100 पेट स्कैन मशीन है पूरे इंडिया में। ओके, हाँ जी, मैंने जो लास्ट डेटा 2015 का शायद पढ़ा था, तो मुझे उसमें 96 याद है, मेरे को 96 पेट स्कैन मशीन है, ठीक है। तो उससे ज्यादा है भी नहीं इंडिया के अंदर पेट स्कैन मशीन, तो इंडिया में पेट स्कैन मशीन का बहुत बड़ा स्कोप है। बट अगेन क्या है, पेट स्कैन का ज्यादा यूजेज कहाँ है, ऑन्कोलॉजी सर्विसेज में, ऑन्कोलॉजी सर, है ना। यूजुअली दूसरे सर्विसेज में उतना वाला उसका यूज है नहीं, लेकिन ऑन्कोलॉजी में ये बहुत बड़ा पनीसिया का काम करता है ना। सो ये डिपेंड करता है, उसमें हमें बहुत सारे एनालिसिस और भी करने पड़ते हैं कि भाई अगर हम लेते हैं तो और भी लोगों के यहाँ पे
सो उनका हम सब कुछ स्टडी करके देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। No, one more thing, one more thing we can go ahead is like basically we can matlab, as for the humanity cause, like for like poor people or BPL people also, like that would also help out, right, for the hospitals, right? उसमें क्या हेल्प करेगा, मैं समझ रही हूँ उसको। Hello. हाँ, इसमें क्या हेल्प करेगा मतलब? Well, there are underprivileged people who will be not be able to provide that amount Pay. also. Hello. नहीं, वो देखो बिजनेस के अंदर देखो सिंपल, मैं तुम्हें आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड बिजनेस और नॉट, बट मैं बिजनेस का फंडा बताता हूँ, सिंपल फंडा, ठीक है? चैरिटी वैरिटी सब बाद में है, ठीक है? जब तक कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तब तक बिजनेस करना ही नहीं है भाई, सिंपल बात। मैं क्या करूंगा, उस ह्यूमैनिटी कॉज के लिए पहले मैं अपना बिजनेस को प्रॉफिटेबल करूंगा, उसके बाद चैरिटी करूंगा मैं, बस उससे पहले चैरिटी की बात मत करो मुझसे। मतलब स्टार्टिंग में 2-3 साल हम सिंपल पहले बात। अपना कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल लेंगे, उसके बाद हम चैरिटी और कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल ले, उसके बाद सोच सकते हैं कि हाँ, चल हम रोज एक पेशेंट का हम फ्री में कर सकते हैं पैसे। और ये बिजनेस का फंडा है भाई, आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट होना ही होना चाहिए। देखो बिना प्रॉफिट के ना तो आपका मोटिवेशन है काम करने का, ना मेरा मोटिवेशन है काम करने का, ठीक है? तो चाहे 10 रुपए ही बने लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है? ये कहते हैं ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी करते हैं लोग, वो भी ठीक है, मतलब एटलीस्ट कोई एक्सपेंड, मतलब कोई लॉस में कोई भी काम नहीं करेगा, और कोई करेगा भी तो बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा, सरकार ये सोच सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच सकती है कि हम लॉस में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम प्रॉफिट बनाना है ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, कि भैया मेरे लोग जो हैं, जितना वेलफेयर स्टेट बनाना है मेरे को, कि जो लोग हैं उनको सारी की सारी सर्विसेज मिल सके और वो अच्छे से जी सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अच्छी हो, उनका काम ही है। अगर बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट इज मस्ट, चाहे आप 2 रुपए प्रॉफिट कमाओ, लेकिन प्रॉफिट आपको कमाना है क्योंकि आपका मोटिवेशन रहना चाहिए उस चीज। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। Any other thing that we can discuss, or shall we close this for today? Close for today, sir. Okay. Chalo, thank you very much. We will meet soon. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you for the Thank you, extension. Okay, bye. Thank you, sir. Thanks a ton.